नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी। वन रक्षक का दोस्तों पहला पेपर हमारा हो चुका और ये पेपर जो है वो वनपाल के पेपरों की अपेक्षा थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, वैसा पेपर नहीं आया जैसे पहले पूछा गया था, थोड़ा मुश्किल पेपर है। तो हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हम मैथ के क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो था वो था ए ने बी को 5,000 रुपए दिए 2 वर्ष के लिए। ए जो है ए ने बी को दिए 5,000 रुपए और 2 साल के लिए। टाइम जो था इसका वो था 2 साल का ले। और ए ने सी को भी दिए कितने पैसे, 3,000 रुपए, और ये दिए इसने 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर समान ब्याज दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में एक जैसी है। और दोनों का अगर ब्याज देखा जाए, दोनों से कुल मिलाकर 2,200 रुपए ब्याज मिला, यानी सिंपल इंटरेस्ट 1 और सिंपल इंटरेस्ट 2। अगर दोनों केस में देखा जाए तो दोनों प्रकार से ब्याज जो मिलेगा इसको 2,200 मिलेगा। और साधारण ब्याज आप लोग जानते हो SI बराबर जो होता है वो होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो मूल रकम यहां थी 5,000, 2 साल का टाइम था और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, बटे में 100। यहां अगर इसको देखा जाए तो 3,000 रुपए, तो 4 साल का आपका टाइम था, 4 साल का समय था और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है ही। इसके अलावा तो बराबर ये आ जाना चाहिए था हमारा 2,200। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ये हो गया 50 दूने 100 आर प्लस ये हो गया आपका 120 आर, बराबर आ गया आपका 2,200। क्या आ जाएगा आपका 220 आर बराबर 2,200। तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 22 एकम 22, 22 एकम 22। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गई आपकी वो आ गई 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री से था। एक आरेख आपको दिया हुआ है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी किसी जीवा से केंद्र पर कोई भी कोण काटा जाए तो ये जो दोनों है, ये दोनों इसकी रेडियस ही है, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। यहां से अगर आप देखो, अगर इस जीवा से आप देखते तो भाई ये भी केंद्र पे कोण है, ये भी है, तो ये भी रेडियस होती, ये भी रेडियस होती। अगर ये 50 है तो फिर ये भी आपका 50 ही होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। तो ये 50, ये 50, तो भाई ये आपका कितना हो जाता, 80 डिग्री। यानी ये जो एंगल है हमारा वो हो जाता हमारा 80 डिग्री। अच्छा, जो भी कोई वृत्त की स्पर्श रेखा होती है वो ये जो एंगल बनाती है, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। यानी कि ये जो एंगल है हमारा, ये जो एंगल है हमारा वो है हमारा 90 डिग्री। तो भाई 50 तो ये ऑलरेडी आ चुका, तो ये हो जाएगा आपका 40। तो 40 50 90, 90 तो ये हो गया और 80 ये हो गया। आप देखो क्या ये एक त्रिभुज नहीं हो गया, SO और T। अगर ये एंगल हमारा 90 है, ये एंगल हमारा 80 है, तो 170 तो ये हो ही गया। तो फिर ये कितना बच जाएगा आपका, तो 10 डिग्री। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा ज्योमेट्री से था। PQR की 2 माध्यिकाएं PS और RT। देखो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ये P, Q और R। इसकी 2 माध्यिकाएं, माध्यिकाएं आप लोग जानते होंगे कि माध्यिकाएं जो होती है वो इसको केंद्र से गुजरती है और ये इसको 2:1 में बांटती है। तो यहां से अगर देखा जाए तो PS और RT, देखो P के सामने जस्ट सामने S और R के सामने ये T, ये T, और ये जो है ये समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये जो एंगल है ये आपका समकोण है। और इसने कहा कि ये G है, PS जो है वो 9 सेंटीमीटर है, ये जो है वो 9 सेंटीमीटर है। अगर ये पूरी 9 सेंटीमीटर है तो आप मुझे बताइए 9 को अगर मैं 2:1 में विभाजित करता, भाई 9 वैल्यू हो जाता 3 की, तो 2 की वैल्यू हो जाती है आपकी 3 है। और यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसका, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 3। ऐसे ही ये जो है RT जो है वो है 6, ये पूरी अगर 6 है, अगर इसको भी मैं 2:1 में विभाजित करूं तो ये 4:2 आ जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा मेरा 4 होगा, ये वाला हिस्सा मेरा 1 होगा। ये जो है वो 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये 3 4 और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इसमें R और S की लंबाई पूछी थी आपसे ये वाली, तो ये 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब x ये इस तरीके से, ऐसा कोई भी सवाल आया आपका अलजेब्रा से, तो आप इसमें ये कर सकते हो कि x-2 से जिससे विभाजित किया जाए, तो x-2 ये इसका ये गुणनखंड होगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 2। तो x की वैल्यू आप यहां रख दीजिए, x की पावर 4, 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 7। जब आप 2 यहां रखेंगे तो 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 3 8 होती है, 8 3 24 प्लस
2 की पावर 2 4, 4 दूने 8, माइनस 5 दूने 10 और प्लस 7। प्लस प्लस वालों को अलग जोड़ दीजिए आप। 8 और 7 15, 15 दूने 30 और 1 31, 31 माइनस 24 और 10 34। तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस का 3। तो इसका जो सही आंसर था वो था -3। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एलसीएम एचसीएफ से था। दो संख्याएं हैं और इनका जो गुणनफल है, इनका जो गुणनफल है वो आपको दे रखा है 6760 रुपए। देखो जो दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ का कोई सा भी क्वेश्चन हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है वो 6760 दे रखा है। एलसीएम आपको नहीं दिया हुआ, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 13। जब 13 का इधर भाग दोगे तो ये आ जाएगा 6760 बटे में 13 बराबर एलसीएम। तो भाई 13 पंजे 65, 2 बच गया, 13 दूनी 26, 520। यानी एलसीएम जो आया आपका वो आया 520। और दोस्तों जब भी एलसीएम में अगर एचसीएफ का भाग दिया जाए तो इससे हमें संभावित जोड़े प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? एलसीएम आ गया हमारा 520, एलसीएम आया था 13, तो 13 चौक 52, ये 40 है। यानी इस 40 के आपको करने हैं को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? को प्राइम फैक्टर मतलब होता है सहअभाज्य गुणनखंड। यानी ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको, दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जो खुद चाहे भाज्य संख्या हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों आपस में नहीं कटती हो। तो भाई 40 के ऐसे टुकड़े करें, 1 और 40 कर लिया हमने, 2 और 20 कर लिया हमने, 3 का भाग जाता नहीं, 4 और 10 कर लिया हमने, 5 और 8 कर लिया हमने, इसके बाद 6 का नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 8 से वापस ही रिपीट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली थी, इसमें आप इसको देख के 4 जोड़े मत कर देना, ये को प्राइम फैक्टर होने चाहिए। देखो 4 और 10 ये दोनों आपस में 2 से कटते हैं तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। 2 और 20 भी आपस में कटते हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो 5 और 8 होने को तो एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों आपस में किसी एक संख्या से नहीं कटती। इसके कितने जोड़े हो जाएंगे? इसके जोड़े हो जाएंगे आपके पास 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। यानी पहले अगर मैं कीमत की बात करूं, पहले कीमत 5 थी तो अब कीमत आपकी 4 हो जाएगी। भाई कीमत जैसे ही बढ़ेगी वस्तु आपकी कम आएगी, यानी इनकी वस्तु का जो अनुपात होगा वो 4:5 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है पहले भी 240 रुपए में ये 6 चीनी, तो पहले भी 240 की खरीद रहे थे, लेकिन अब 6 किलो चीनी जो है वो आपको ज्यादा मिल रही है। तो भाई यहां से अनुपातों में अगर देखा जाए तो 1 ज्यादा मिल रही है, जबकि वास्तव में 6 मिल रही है, तो 6 वैल्यू हो जाएगी 1 की। इसने पूछा चीनी की प्रति किलो मूल कीमत क्या थी, तो भाई पहले वाली कीमत अपने को बताना है। तो यहां से हम देख लेते हैं पहले कितने किलो चीनी ले रहा था, तो 6 चौक 24 किलो। भाई जैसे इससे गुणा करेंगे ये 24 आ जाएगा, यानी पहले ये 24 किलो चीनी ले रहा था, पैसा बराबर ही खर्च कर रहा है। 240 रुपए में अगर 1 किलो चीनी का भाव 24 है तो कितने किलो आ जाएगी? ये आपकी 10 रुपए प्रति किलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 8 छात्रों की औसत आयु जो है वो 11 है। एक बात बताओ, अगर 8 छात्रों का एवरेज जो है वो 11 है तो भाई यहां से आप टोटल मुझे बताइए, टोटल 11 × 8 88 नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर इसने कहा यदि 15 और 17 ये 2 स्टूडेंट और आ जाए, पहले ये 8 विद्यार्थी थे, 2 और आ गए, मतलब अब हो गए ये 10, और टोटल था इनका 88, एक आ गया इसमें 15 का, एक आ गया इसमें 17 का। तो भाई 8 और 7 और 5 12 और 8 20 की 0 हासिल 2 3 4 और, यानी अब ये कुल मिलाकर इनका वजन हो गया 120। यहां से एवरेज बताना था तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इससे काट दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये था, ये सवाल जो है वो आपको ये आउट ऑफ सिलेबस है एक तरीके से, क्योंकि ये आपके 10th तक ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था वो था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड था, क्योंकि आयोटा ये काल्पनिक नंबर है, मतलब आयोटा आपके सिलेबस में था ही नहीं, 10th तक तो नहीं है ये। ठीक है, आयोटा का मतलब होता है कोई भी संख्या जिसको रूट में -1 कर दे। रूट में माइनस संख्या हो मतलब इसको कल्पनाओं में देख सकते हो, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो भाई अगर दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर बराबर -1, यानी कोई भी संख्या अगर उसका स्क्वायर करे फिर माइनस में आ जाए, आप सोच कर देखिए ऐसी कोई संख्या है क्या? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आया। अब इस सवाल पर आते हैं, x बराबर है 1 + आयोटा और बटे में है √2। आप दोनों साइड जो है वो स्क्वायर कर दीजिए,
जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो भाई ए स्क्वायर यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू आयोटा और गुणा 1 आयोटा इंटू 1 और बटे में रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, देखो एक की जगह एक आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर अभी हमने निकाला ये -1 होता है तो माइनस का 1 प्लस ये 2 आयोटा हो जाएगा और बटे में है आपका 2, -1 से ये खत्म हो गया तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ 2 बचेगा, ऊपर नीचे ये भी कट जाएगा आयोटा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो आई मेरे पास आयोटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें देखो जो आपसे पूछा था वो ये पूछा था x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये पूछा था। तो भाई x की पावर 6 को क्या मैं x का स्क्वायर की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको x का स्क्वायर और ये लिख सकता हूँ, x स्क्वायर आपको दिया हुआ है प्लस 1, ये आपको बताना था, x स्क्वायर आयोटा, और अगर आयोटा की पावर 3 करोगे, आयोटा की पावर 3 करोगे तो ये आ जाएगा आयोटा 3 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा सॉरी हाँ यही तो दिया हुआ है आयोटा 3 प्लस ये हो जाएगा आपका -1 एक्स स्क्वायर जो आया आपका यहां से वो आएगा आयोटा का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा आपका आयोटा और प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं यहां से भाई, आयोटा को अगर आप देखो ये तो हो जाएगा आपका -1 और आयोटा 3 है, आयोटा 3 है तो क्या ये आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा नहीं होगा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी आपका -1 दिया हुआ है, यानी मैं इसको लिख सकता था आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी -1 होता है और प्लस आयोटा और प्लस 1, एक से एक खत्म हो गया। आगे अगर आप देखो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, यानी माइनस का आयोटा और प्लस आयोटा ये भी दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई यहाँ एक स्टार दिया हुआ है और बटे में 21 है, और यहाँ भी स्टार और बटे में 189 और बराबर आ जाना चाहिए था 1। अच्छा दोस्तों आप मुझे बताइए 1 कब आ सकता है, जब ऊपर भी वही संख्या हो जो नीचे हो, यानी कि मैं यहाँ अगर 21 लिख लूँ और बटे में 21 और यहाँ 189 लिख लूँ और बटे में 189, लेकिन आप ध्यान रखना यहाँ दोनों संख्याएं जो है वो एक ही होनी चाहिए थी, यानी इन दोनों को गुणा करने से कोई स्क्वायर नंबर बनता है क्या। मैं 21 और 189 इनके टुकड़े कर लेता हूँ, 21 को मैं लिख लेता हूँ 7 या 21 और इसको मैं लिख लेता हूँ 9 गुणा 21, ठीक है, और इसके टुकड़े करें तो 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3 गुणा 7। अब आप देखो 2 बार 3 3 आ गया और 1 बार 7 आ गया, यानी इधर मैं लिख सकता हूं, इस स्टार की जगह मैं लिख सकता था 7 गुणा 3 गुणा 3 और इस स्टार की जगह भी लिख सकता था 7 गुणा 3 गुणा 3। आप इसको गुणा करके देख लीजिए, 7 या 21 21 या 63, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आप देखिए यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें, आप कोई भी भिन्न मान लीजिए वो भिन्न आपकी x थी, या आप भिन्न में मान चाहो तो 1/x/y भी मान सकते हो, ठीक है, और इसको स्वयं से गुणा करें तो इसी को वापस इसी से गुणा कर दें, और गुणनफल को, ये जो गुणनफल आया इसको इसके व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी y/x से भाग देते हैं, लेकिन व्युत्क्रम के भी वर्ग से, यानी इसका भी इसने वर्ग किया है, इसका भी इसने वर्ग कर दिया, और ये जो आया ये आना चाहिए 18 सही 26/27। तो भाई यहां से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर बटे में y स्क्वायर और इसके बटे में फिर y स्क्वायर बटे में x स्क्वायर से ये गुणा हो जाएगा, इससे ये गुणा हो जाएगा, और बटे में अगर इनको मैं आपस में गुणा करूं क्या आएगा 512/27। अब आप देखो तो ये x स्क्वायर जब x स्क्वायर से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ये हो जाएगा y की पावर 4, बराबर आ जाएगा आपका 8/3। इसका भी होल क्यूब कर सकते हैं। वैसे तो ये आंसर इस तरीके से आना चाहिए था, ठीक है ना भाई, x की पावर 4 है, यहाँ 3 है, ये नहीं यहाँ x की पावर 3 होना चाहिए था, मतलब इस क्वेश्चन में उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग ना देकर केवल उसके व्युत्क्रम से भाग दिया जाता तो हमारा आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी
ये 8/3 आ गया, जहां क्यूब होता तो ये हट जाता, तो ये हो जाता 3 दूने 6 और 2/3, तो 2 सही 2/3। अगर आपको इस सवाल में गड़बड़ लग रही थी तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना था, आपको देखना था बटे में 27 है। अगर 27 है तो इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। ये ऐसे 1 सही 1/3 भी है इसमें, तो 3 दूने 6 और 2 8/3, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई ऐसी संख्या होती, जब आप इनको गुणा करते तो 512/27 आता, यानी ये कोई ना कोई क्यूब नंबर मुझे दिख रही थी, तो ये 3 का क्यूब था और ये 8 का क्यूब था। 8/3 जो है वो जहां भी दिख रहा था वो हमारा सही आंसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ज्योमेट्री से है। देखो ये एकांतर कोण होते हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हो। समांतर से मतलब है ये मिलेंगी नहीं, साथ साथ चलेगी रेल की पटरियों की तरह, लेकिन ये कभी आपस में मिलेगी नहीं। तो भाई यहां से इस सवाल को कैसे सोल्व करते हैं हम, ये इस तरीके से था और आपको दिया हुआ था कि आपको ये वाला एंगल पता करना था x। कैसे करें इसको, देखो अगर ये 70 है, ये 70 है तो ये पूरा भी आपका जो होगा वो 70 ही होगा, ये बात आप ध्यान रखें। अगर मैं यहां से एक लाइन और खींच देता, ये अगर एंगल 140 है, भाई इसके साथ वाला जो होता आपको पता है एक सरल रेखा पर बनने वाले, जैसे ये 140 है तो इसके साथ वाला 40 होगा, यानी ये आपका 40 हो जाता। और आप देखोगे ये रेखा जो है ये भी अपने आप में जो है वो एक एकांतर कोण बना रही है, ये जो है ये भी एकांतर कोण बना रही है। तो अगर ये 40 है तो ये भी आपका 40 होगा, और ये पूरा 70 था, अगर ये पूरा 70 है तो क्या ये 30 नहीं हो जाएगा। और ये 30 जो आया ये इसने y दिया हुआ है, अगर ये 30 है तो ये 30 का 2 गुना है, ये हो जाएगा 30 दूने 60। अब आप देखो ये एक चतुर्भुज हो गया, ये वाला ये एक चतुर्भुज हो गया आपके, ये 40 ये 140 और ये 60, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है आपके 360। तो भाई 140 और 60 200, 240 जब आप इसमें से घटाओगे आंसर आ जाएगा आपका 120, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से था। ये कह रहा है ए बी और सी, ये 3 लोग हैं, ए का हिस्सा जो है वो बी प्लस सी, ए का हिस्सा जो है वो बी प्लस सी का हिस्सा, बी प्लस सी का हिस्सा जो है का 5/7 था, और ऐसे ही देखा जाए तो बी का हिस्सा जो है, बी का हिस्सा जो है वो ए प्लस सी के हिस्से का 5/9 है, 5/9 है। टोटल रकम 252 रुपए थी, इसमें आपको बांटनी थी। आप क्या करोगे, इसका मतलब ये है कि ए अनुपात बी प्लस सी जो है वो है आपका 5/7, ऐसे ही ए बी प्लस बी अनुपात ए प्लस सी ये जो है ये है आपका 5/9। देखो ये भी एबीसी है, ये भी एबीसी है, तो क्या तीनों बराबर नहीं होने चाहिए थे, ये तीनों बराबर होने चाहिए थे। तो फिर तीनों को बराबर करने के लिए क्या करें, इन सबका अगर टोटल देखा जाए तो वो है 14, इनका टोटल देखा जाए तो वो है 12। भाई 12 और 14 को बराबर कैसे कर सकता हूं मैं, इन दोनों का एलसीएम ले लें, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 42, 14 72, 72 दोनों के पहाड़े में आता है क्या, यानी इसको तो मैं गुणा कर दूं 6 से, अच्छा सॉरी 12 84, 72 नहीं, इसको 7 से गुणा कर दें और इसको 6 से गुणा कर दें, तो देखो ये भी 84 हो जाएगा और ये भी 84 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको तो गुणा कर देता हूं मैं 7 से, तो 7 से गुणा कर देता हूं, इसको 6 से गुणा कर देता हूं। आप देखोगे 7 पंजे 35 और 7 7 49, ऐसे अगर इसको देखो तो ये 30 और ये 54, यानी यहां से आप देखोगे एबीसी जो आ गया तीनों, ए जो आया वो आया आपका 35, बी जो आया वो आया आपका 30, सी जो आ गया आपका वो आ गया देखो 35 और 30 65 तो हो गया, जबकि टोटल था आपका 84, तो यहां से 5 और 9 14, एक ये आ गया आपका 19, बस हो गया अपना काम। यानी 252 जो है इसके टुकड़े करने 84 और उसमें से 19 हिस्सा इसको देना था। तो भाई 19 का मल्टीपल जो है वो देख लो आप, 19 का मल्टीपल वैसे एक ही है, यही आंसर आ जाएगा आपका। आपको ये निकालने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आप और चाहते हो तो 12 7 84, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 7 3 21, 57 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से था। एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है, यानी अगर 100 की चीज थी ये 180 का अंकन करता है इस पे और 25% का डिस्काउंट देता है।
आप देखो डिस्काउंट जो दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। इस पर अगर ये 25% का डिस्काउंट दे, 25% का मतलब है 1/4, अगर 4 में से 1 कम कर देगा तो 180 का 3/4 निकाल लेते हैं। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 5 1 और 4 3 12 और 1 13, यानी 135 में थोकी चीज जो है वो 135 में दे रहा है ये, ठीक है। और माल बेचते समय 10% जो है वो वजन कम देता है, यानी इसको तोलना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन ये तोल रहा है 900 ग्राम। यानी हम ये कह सकते थे कि भाई इसके जो 100 ग्राम चीज पड़ी वो 100 रुपए की पड़ी, लेकिन ये कर क्या रहा है, बेईमानी कर रहा है। ये ग्राहक से तो पूरे 100 रुपए ले रहा है, लेकिन खुद दे रहा है इसको 90 ग्राम चीज ही। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो बंदा बेईमानी करके और 90 ग्राम चीज दे रहा है 135 रुपए में, क्योंकि इसके 90 ग्राम 90 रुपए की पड़ी, यानी 90 रुपए की चीज पे 135 रुपए के में बेच रहा है ये। तो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ? आप यहां से ये गड़बड़ मत कर देना कि 135 है तो 35 तो ये वाला हो गया, 10 वाला ये वाला हो गया तो 45, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये सही आंसर नहीं है। 90 रुपए की चीज को 135 में बेच रहा है, यानी 45 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पर? 90 पे, क्योंकि इसके घर में तो 90 की पड़ी, 10% इसने तोलते समय भी तो बेईमानी कर ली। गुणा कर लो आप 100 से, 45 दूने 90, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 50%, ठीक है। तो आंसर जो था हमारा वो 50% था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रेलगाड़ी से संबंधित था। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, देखो एसटीडी ध्यान रखें आप, स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे और रेलगाड़ी की लंबाई जो पूछी है वो मीटर में पूछी है। तो भाई ये जो स्पीड आई 60, इसको जब आप 5/18 से गुणा करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। और 15 सेकंड में रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, देखो ये रेलगाड़ी है मान लीजिए और ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और ये आपकी ट्रेन है। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसे ट्रेन जितनी लंबाई की है वो और प्लेटफॉर्म जितना लंबा है इन दोनों के बराबर चलना पड़ेगा। तो यहां से डिस्टेंस जो आएगी टोटल, भाई ट्रेन को प्लेटफॉर्म और ट्रेन खुद को पार करना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दे रखी थी 130 और ट्रेन की आपसे पूछी थी। काटा पीटी कर लीजिए आप, 37 18, 6 से काटा 10 बार और 3 पंजे 15, 5 25, ये आ गया आपका 250 बराबर 130 प्लस टी। 130 को इधर लिया हो आप, 250 माइनस 130 बराबर आपका टी। 120 जो है वो आपका ट्रेन की जो है वो लंबाई आ जाएगी। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से था कि 10 पुरुष जो है वो किसी काम को 15 दिन में और 15 महिलाएं जो है, वैसे ये अपनी शीट में एज इट इज दिया हुआ है, ऑफलाइन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उनको, सेम क्वेश्चन है। 15 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो 15 चौक 60, जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा इतनी बार बोलो कि छोटी का भाग चला जाए। इनकी स्पीड जो आ जाएगी यहां से वो आ जाएगी 15 चौक 60 और 12 पंजे 60। अब दोनों को मिलकर काम को करना है तो भाई 60 काम करना है। भाई 10 पुरुष और 15 महिलाएं, तो ये स्पीड जो आई है 10 पुरुषों की आई है, 15 महिलाओं की स्पीड आ गई। तो 10 पुरुष और अगर 15 महिलाओं को ये काम करना है तो भाई 60 काम करना है 9 की स्पीड। पहले तो 3 से काट लो, 3 3 9 और ये 20 बार, 3 संग 18 और 2/3 दिन, ऐसे ही 2/3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा साइंस से था कि भाई पाइरेलियोमीटर का प्रयोग जो है वो किसको मापने में किया जाता है? तो ये सौर विकिरण जो होती है इनको मापने में इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो था कि भाई मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये कैप्साइसिन, ये जो होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा वो ये था कि पायस के कुछ गुण हैं। तो पायस प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं इसलिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये सही बात है। और तेलीय पायस जो है वो जलीय पायस की तुलना में थोड़े से चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तेलीय चीजें जो होती है वो चिपचिपी नहीं होती। तो ये दोनों ही सही है, इसका जो सही आंसर है वो है दोनों। नेक्स्ट, मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो भाई मिट्टी का तेल जो होता है केरोसिन, ये जब जलता है तो इसमें ज्वाला बनती है ऊपर, और पदार्थ जो जलने के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला देते हैं। तो ये दोनों ही ठीक है, ठीक है, दोनों ही है और ये इसका सही स्पष्टीकरण करता है। भाई ये इसने कहा है कि वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं और जलते समय जो वाष्पित होते हैं वो ज्वाला देते हैं। इसने कारण भी बताया है कि जो जलते हैं उस समय वाष्पित होते हैं तो ज्वाला देते हैं, तो ये सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोई एक आधा क्वेश्चन जो है वो हो सकता है गड़बड़ हो, बाकी मैंने कोशिश की है, हमारी पूरे जो टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर एक कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक सीट दी जाए। हो सकता है ये 10-20 मिनट लेट आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आंसर्स मैं बता रहा हूं ज्यादातर जो है वो ऑथेंटिक है।
99% जो है वो ठीक है, एक आधा हो सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग का मतलब है जो है तो सही लेकिन कोई काम का नहीं है। तो आपकी ये जो अक्कल दाढ़ होती है, ये अक्कल दाढ़ होती तो है लेकिन ये किसी काम की नहीं होती है, मतलब इसको निकलवा भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर ये है। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है और ऑर्गन जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है, और दोनों का द्रव्यमान संख्या जो है वो आपकी 40 है, तो इनको आइसोबार कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जिनमें परमाणु संख्या तो भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, उनको हम लोग आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये था, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो भैया सूखे प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल सूचक का सबसे अच्छा उदाहरण है? भाई इसका जो सही आंसर है वो है सिलिका जेल। नेक्स्ट। संवेग का एसआई मात्रक, तो भाई संवेग जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये इसका सही आंसर था। नेक्स्ट। राडार का पूर्ण रूप, तो भाई ये होता है आपका रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलम 1 और 2 जो है वो बड़ा ये इजी सवाल था, इनको सुमेलित करना था। तो भाई जो आपके जॉन डोल्टन है, इन्होंने परमाणु सिद्धांत का दिया था, तो डी जो है उसमें आपका पहला नंबर आना चाहिए था। तो आपका यह आंसर नहीं हो सकता, आपका यह आंसर नहीं हो सकता, डी पहले नंबर पे आना चाहिए था। इसके अलावा जे थॉमसन जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, सी जो है वो 4 नंबर होना चाहिए था। सी 4 नंबर केवल एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर है। नेक्स्ट। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या, देखो पेट्रोल जो होता है वो हाई ऑक्टेन होता है और डीजल जो होता है वो निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन, तो किस इंजन में काम में लिया जाता है? डीजल में काम में लिया जाता है। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने पर होता क्या है कि पेट्रोल में ये ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिकल केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है, लोच कहते हैं कि जिसको खींचा जाए और खींचने पर जो है वो वापस अपने स्थान पर आ जाए। अगर लोच को खींचा जाए और अगर इसमें तनाव ज्यादा हो गया तो ये जो है वो टूट जाएगी चीज। तो भाई इसका जो सही आंसर था वो ये था कि जहां तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई जो है और आकार पुनः प्राप्त कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन राज्यों के एक राजकीय विद्यालय का नामांतरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है? तो ये जोधपुर और डूंगरपुर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायक ले जाने पर, मतलब वरिष्ठ नागरिक जो हैं किनको माना है गवर्नमेंट है? तो देखो इसका मैं बता दूं आपको कि पहले 65 था, फिर बाद में इसको वापस 60 कर दिया, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो इसको 70 कर दिया है। ठीक है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर, ये जो सवाल था हमारा इसका आंसर जो होगा हमारा वो 70 होगा, है ना। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपणित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये सांचौर जालौर में की है। आपको ध्यान होगा एक पथमेड़ा गौशाला है, पथमेड़ा गौशाला है वो यही है। ठीक है ना। आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग के तहत जो है वो लॉन्च किया गया था? तो भैया राज्य सूचना आयोग के तहत, मतलब आज सूचना का जो अधिकार होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REVP राजस्थान इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी ये नीति जारी की थी, तो इसमें ई का मतलब इलेक्ट्रिक होगा। मार्च 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव अभी मनाया गया, तो इसमें आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का 4था स्थान रहा है। ठीक है ना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना से मतलब है कि 1ली और 8वीं तक के जो बच्चे हैं इनको हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना है। इसके तहत अगस्त 2022 में राजस्थान के कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति तो भैया MM श्रीवास्तव थे, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। जुलाई 2022 में अभी जो हुआ था राजस्थान में, जिस समय ये सियासी संकट चल रहा था, उसमें ये MOU के तहत जो है वो गवर्नमेंट ने साइन किया था, जिससे 1338 करोड़ रुपए की जो कंपनियां हैं तो दूसरे देश से हमारे राजस्थान में जो है वो उनका काम जो है स्थापित करेगी। तो वो किस देश के साथ हुआ था? तो वो जापान के साथ हुआ था।
राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा गया? तो भाई ये दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया इसको। पटेलिया, लालर, मूमल और बिछियो, तो ये राजस्थान के लोकगीत है। मूमल तो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ जो थे इनका एक हरि केली था और ये नाटक था, ये ध्यान रखना आप। एसडीजी ये जो रिपोर्ट है ये आपका आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जारी करता है। आनंदपुर, भूकिया और तिमारन माता, तिमारन माता जो है ये स्वर्ण निक्षेपों हेतु फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल? तो भाई देखो जोधपुरा साबी में है और ओजियाना खारी नदी पर है, कालीबंगा घग्गर के किनारे है, लेकिन बालाथल जो है वो कांतली नदी के किनारे नहीं है। ठीक है। भीलों के वस्त्रों के संबंध में फेटा, फाटा जिसको बोलते हैं हम लोग, साफा बोलते हैं, तो वो एक प्रकार की सिर की वस्त्र है भाई, पगड़ी है। पंजाब साहब का मेला जो है वो अजमेर में लगता है, 2.5 दिन का जोपड़ा जो है वहां लगता है। निमाड़ी उपबोली जो है वो मालवी की है। ठीक है। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर, तो भाई ये रेड है, टोंक में है। अब देखो यहां से ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाए ना तो इनको आप एक ऑप्शन देखा करो जो आपको आता हो। जैसे जसवंत थड़ा जो है वो आपका जोधपुर में होगा, भाई ए में 3 नंबर आना चाहिए था, पहले में नहीं है और चौथे में नहीं है, तो ये दोनों कट गए आपके। जगदीश मंदिर जो है वो आपका उदयपुर में है, यानी डी में 1 नंबर आना चाहिए था, तो डी में 1 नंबर ये रहा। यानी हमारा जो आंसर होगा जसवंत थड़ा जोधपुर में हो गया और लालगढ़ जो है वो बीकानेर में हो गया, फूलसागर महल जो है वो बूंदी में हो गया। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है और ये वसुंधरा राजे जी है। आपको ध्यान भी होगा 8 मार्च के दिन जो है वो बसों में महिलाओं को यात्रा फ्री दी जाती है, पता है या नहीं है? नेक्स्ट, गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी कहते हैं? तो भाई ये थारपारकर है। डूंगर जी और जवाहर जी ये किस जिले के थे? तो ये सीकर जिले के थे। आप ध्यान रखना ये दोनों ही जो थे वो जाट समाज से थे और डूंगर जी और जवाहर जी की इतनी रोचक कथा है कि ये जहां जाते थे वहां पहले बोलते थे उनको कि आपके यहां हम जो है वो डाका डालने वाले हैं। तो एक सेठ के यहाँ ये डाका डालने गए थे, उसने पुलिस बुला ली थी, उस समय अंग्रेज थे, अंग्रेज लोग आए और डूंगर जी को जो है वो गिरफ्तार करके ले गए थे। उस समय जवाहर जी ने जो है बाद में जब कुछ दिन बाद जो है जवाहर जी एक जिस जेल में ये बंद थे वहां एक साधु का वेश बनाकर ये लोग गए और इनको यहां से छुड़ा कर लाए और इन लोगों ने, इन दोनों ने मिलकर जो नसीराबाद छावनी है, नसीराबाद छावनी को लूटा। एकमात्र ये दोनों शख्स रहे थे जिन्होंने नसीराबाद छावनी पर आक्रमण किया था, इसके अलावा किसी ने हिम्मत नहीं की थी और इसके बाद उस सेठ को भी लूटा। ठीक है, जितनी जाट थे दोनों। नेक्स्ट, तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? तो भाई ये भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? तो जसवंत सिंह जी थे। मीणा क्षत्रिय सभा, मीणा क्षत्रिय सभा जो है वो 1933 में स्थापित हुई थी और इसमें 1946 में मीणा मुक्ति जो है वो मुक्ति दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1946 में इन्होंने मीणा मुक्ति वर्ष जो है वो मतलब मुक्त हो गए थे ये। पहले मीणाओं के प्रति जो है वो बहुत सारी कुरीतियां थी, इनको चोर माना जाता था और एक समय अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया था कि आपको हर आदमी को सुबह और शाम थाने में आपको उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो उसको मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का जो है वो कार्य नहीं है? तो भाई जनगणना नहीं करवाते ग्राम सभा, जनगणना मास्टर करवाते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इसमें से कौन सा तेंदुआ जो है वो इसमें प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो भाई ये जो है ये जयसंबंध अभ्यारण्य जो है यही है। ठीक है, उदयपुर में। नेक्स्ट, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में लगता है और ये माघ की पूर्णिमा को लगता है। आजम और जाजम प्रिंट जो है ये आपके चित्तौड़ के हैं, आकोला चित्तौड़ के। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? तो संत दादू दयाल जी हैं जिनके नरेना में जो है वो प्रमुख पीठ है। दादू दयाल जी जब अकबर के पास गए थे तो अकबर ने बहुत से संतों को एक उसमें कैद कर रखा था। तो जब दादू दयाल जी वहां गए तो दादू दयाल जी ने कहा कि भाई मैं, अकबर जाते ही उन संतों से कुछ पूछता थे, तो अकबर ने कहा दादू दयाल जी से कि अगर आप मेरे सारे सवालों का जवाब जो है वो सही बता देंगे तो मैं आपको इस कैद से मुक्त कर दूंगा और ये जो जितने भी संत बैठे हुए हैं इनको मुक्त कर देंगे।
तो अकबर ने एक बात पूछी थी दयाल जी से, आपने सुना होगा सतराम दादूराम, वो संत दादू दयाल जी के ही है शिष्य। तो अकबर ने एक बात पूछी थी कि अकबर पूछे फकड़ा, तीन बात अड़ी, एरन, संडासी और हथौड़ा, इनमें से पहले कौन सी घड़ी। यानी उसने कहा एरन जो होता है जिस पर रखकर पीटा जाता है लोहे को, तो एरन, संडासी पकड़ने वाली, और हथौड़ा। अकबर ने यह पूछा कि अकबर पूछे फकड़ा, फकीर आपसे अकबर एक सवाल पूछता है कि इन तीनों में से पहले निर्माण किसका हुआ था, एरन बना, संडासी बनी या हथौड़ा बनी। अब वो जो जितने भी संत पहले थे वहां, वो इसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो संत दादू दयाल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि एक शब्द तीनों रचा, ऐसो सर्जन सोए, और आगे पीछे वो करे जे बल ही ना होए। यानी एक शब्द में मेरे प्रभु ने इन तीनों को रच दिया, आगे पीछे तो वो करता है जो कमजोर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था, तो संत दादू दयाल जी को। सिद्धमुख परियोजना, ये परियोजनाओं के बारे में पूछा है, तो भाई जवाई परियोजना आपको ध्यान होगा पाली की है, यानी सी में आपका जो है वो 2 आएगा। तो सी में 2 जो है वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आंसर यही हो जाएगा। सिद्धमुख परियोजना जो है वो हनुमानगढ़ चूरू की है, नर्मदा जो है वो आपकी जालोर बाड़मेर की है, जाखम परियोजना जो है वो आपकी प्रतापगढ़ की है। ठीक है, नेक्स्ट। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, तो भाई ये जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है, तो भाई ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है, तो भाई ये आपका नाहरगढ़ जो है वो जयपुर में है, उसका नाम है। आगीबाण के संपादक जो थे वो आपके जयनारायण व्यास थे। ठीक है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन, तो भाई ये सामर झील को शामिल किया है इसमें। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्ष तक राजधानी रही, तो ये 12 वर्षों तक रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देख लेते हैं। देखो लूनी नदी के किनारे स्थित बागोर से, ये गलत है आपका। आहड़ सभ्यता का संबंध, ये भी गलत है, ये सही है आपका। कालीबंगा में दुर्ग और निचले नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, तो भाई केवल 3, ये सही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो 5 साल की अवधि है भाई इसकी। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता जो होता है उसको राजस्थान की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का तो अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल 1। चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला से संबंधित है, तो भाई ये मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। चार चौमा का शिव मंदिर जो है वो आपका कोटा में स्थित है। अगला सवाल था कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया था, तो भाई दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। ठीक है। इसमें महाराणा प्रताप ने जो है वो अकबर के जो काका लगते थे उनको मार गिराया था इसमें, और इसी से महाराणा प्रताप की जो है वो प्रसिद्धि फैली थी। तो दिवेर का युद्ध था वो। रागमाला किस शैली की प्रसिद्ध चित्र है, तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है उदयपुर शैली। पन्ना मीणा का कुंड, तो भाई ये जयपुर में है। आमेर के जयसिंह एक को मिर्जा राजा की उपाधि जो दी थी वो शाहजहां ने दी थी। जयपुर मेट्रो का व्यवसायिक सेवाओं, भाई बन तो पहले गई थी लेकिन इससे जो है वो व्यापार नहीं किया गया था, तो वो 2015 में शुरू किया गया। कौन सा सही है, तो भाई ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत है, इसमें ये गलत है। ये सीकर और चूरू में ना होके और ये हाड़ौती प्रदेश में है, AW जो है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है कि तीजो कुरियो और आठों अकाल, तो भाई ये अर्ध अकाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। 2018 में, अब देखो 2018 के आपसे करंट पूछी गई है कि पहले मेगा फूड पार्क, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही था, तो भाई इसका उद्घाटन जो है वो हरसिमरत कौर ने ही किया था। और इसके अलावा ये स्मार्ट मेगा फूड पार्क नहीं है और ये अजमेर में है, रूपनगढ़ अजमेर में है। तो पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। तो भाई लूणी बेसिन जो है वो गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये सही बात है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है, ये भी सही बात है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में तो नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला और दूसरा होगा। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है, तो भाई ये मिलता है आपका बूंदी साइड का एरिया जो है, बूंदी सवाई माधोपुर का जो एरिया है, दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसमें मिलता है। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान में कहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो भाई ये पाए जाते हैं आपके भरतपुर में।
उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो भाई ये तीसरे चरण में हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। सॉरी, हाँ मैंने ये बोला सही लेकिन लगाया गलत। 18 अप्रैल जो है वो 1948 को हुआ था। नेक्स्ट, गलत युग्म का चयन करना था आपको। तो भाई 84 खंभों की छतरी जो है वो आपकी कोटा में ना होके और ये बूंदी में है। ठीक है, इसमें ये आपका गलत था। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है। मामा भांजा की छतरी जो है वो जयपुर में ना होके और जोधपुर में है। ठीक है, तो ये आपका ये भी गलत था, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा जो है वो आपके इसमें गलत हो गए। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम, देखो मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूं तो मैंने ये लिख के रखा हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा 1192 में हुआ था। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में, द्वेर का युद्ध अभी मैंने आपको बताया 1582 में, और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध। भाई इनका सही कालानुक्रम तो पहले नंबर पे तराइन ही हुआ था, तो पहला पहले पे आना चाहिए था। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें ऑप्शन काट के किया करो। दूसरे नंबर पे फिर आपका 1544 में गिरी सुमेल का हुआ था, तो 4 आना चाहिए था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। लालनाथ जी किस संप्रदाय से थे? तो ये जसनाती संप्रदाय से थे। बिश्नोई धर्म के जो थे वो जसनाथ जी थे, और नवल जी के नवलदास जी थे, नवलदास जी थे, और गुदड़ संप्रदाय के संत दास जी थे। नाम जो था इनका वो संत दास जी था। ठीक है, बिलाड़ा, बिलाड़ा जोधपुर में है और जोधपुर में आई माता का मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे पर स्थित है? तो भाई ये मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा में जो है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम, भाई अगर इधर से इस तरफ जाया जाए तो भाई सबसे पहले जो है वो आपका धौलपुर आता है, उसके बाद अगर आप देखो तो अजमेर आता है, फिर पाली आएगा और फिर आपका जैसलमेर आएगा। ठीक है, आप देखो इसमें कौन सा था क्रम, चौथा जो है वो पहले नंबर पे आएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चौथे के बाद में जो है वो आपका अजमेर आएगा 3, ये सही आंसर था। एक आधा सवाल आगे पीछे भी हो जाए तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा इसमें। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। राजस्थान के किस जिले को ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री जो है वो कोटा की फेमस है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो भाई ये झुंझुनू में है 837, सबसे ज्यादा बांसवाड़ा में है। राव बीका ने किस वर्ष जो है वो बीकानेर की स्थापना की थी? तो ये 1488 में की थी। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प विकास, तो भाई ये राजसिको है। ठीक है, लसाड़िया का पठार जो है ये आपका उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनका सही आंसर दीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर जो है वो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। सही बात है भाई, इधर ज्यादा होती है पूर्व में और पश्चिम में जो है वो बरसात कम होती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर में भी बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। और अगर यहाँ से देखा जाए ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान वो आपका 49 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो भाई ये जो है ये थोड़ा सा इसमें डाउटफुल स्थिति है हमारी। ठीक है ना, इसमें आपका 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका खुंगाली जो है वो, खुंगाली जो है वो गले का आभूषण है। तो ये हमारा आज का पेपर था। पेपर थोड़ा सा मुश्किल था।